Hello बच्चों, how are you? I am Vishnu Kanti, your SST teacher. Today teaching SST class 10th. बच्चों, हम GIC नंदग्राम से आप सभी को SST की क्लास देते हैं। SST की क्लास में आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं 10th क्लास की हिस्ट्री का लेसन 4 है, जिसका नाम है औद्योगिकरण का युग। औद्योगिकरण का युग, इसका फर्स्ट टॉपिक हम आपको वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जिसने ना देखा हो, जिस बच्चे ने अभी ना देखा हो, वो इसके डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे। वो जा कर के पहले फर्स्ट पार्ट को देखें, उसके बाद सेकंड पार्ट को देखेंगे तो बेहतर समझ आएगा। बच्चों, औद्योगिकरण का युग क्या होता है, थोड़ा सा मोटा मोटी हम बता देते हैं आपको। औद्योगिकरण का युग क्या होता है, चूँकि हमारे देश में बहुत पहले, हमारे देश में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो औद्योगिकरण, ऐसा नहीं कि इसके पहले उद्योग नहीं थे, उद्योग थे, लेकिन घरों में लघु कुटीर उद्योग थे। बड़े बड़े मिल कारखाने नहीं थे, छोटे छोटे उद्योग लगाए जा रहे थे। छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से घरों में लोग छोटा छोटा काम करके और हाथ से उत्पाद बना करके बाजारों में बेचते थे, जिन्हें व्यापारी खरीद कर ले जाते थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक व्यापारी खरीद के ले जाते थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजारों में बेचा जाता था। लेकिन बड़े बड़े मिल कारखाने नहीं थे, इसलिए उसे औद्योगिकरण का युग नहीं कहेंगे। और औद्योगिकरण का युग इसलिए भी नहीं कहेंगे क्योंकि उस टाइम पे उद्योगों का विकास जो हो रहा था बहुत धीमी गति से हो रहा था। क्योंकि उस टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा बेरोजगार थे, लोग ज़्यादा थे, लोगों की संख्या ज़्यादा थी, और उसके एवज में देखा जाए तो काम कम था। तो इस तरह से लोगों को, जो व्यापारी वर्ग था, उनको आसानी से मजदूर मिल जाते थे। इसलिए वो भी नहीं चाहते थे कि यहाँ पे मशीनीकरण हो, मशीनें लगाई जाएं। क्योंकि अगर मशीनीकरण होगा तो व्यापारी लोग भी जानते थे, अगर मशीनीकरण हो जाएगा तो मशीनों से काम होने लगेगा, लोगों के अंदर बेरोजगारी और ज़्यादा देश के अंदर बढ़ जाएगी। तो इस तरह वो भी विरोध कर रहे थे। जो किसान, जो मजदूर थे, जो शिल्पकार थे, दस्तकार थे, वो भी इसका विरोध कर रहे थे कि मशीनीकरण ना हो, मशीनें ना लगाई जाएं। स्पिनिंग मशीन जब आई तो लोगों ने बहुत विरोध किया मशीनों को, यहाँ तक कि महिलाओं ने मशीनों को तोड़ने का, उस मशीन को तोड़ने का भी प्रयास किया। बहुत ज़्यादा उसका विरोध किया गया, लेकिन अंततः मशीनें लगाई गई। और 1840 से 60 के दशक में कई मिल कारखाने खोले गए, जिसकी वजह से मशीनी और कारखानों का युग उसे कहते हैं। चूँकि बड़े बड़े कारखाने लगाए गए और उनमें लोगों ने काम किया। अब इसमें देखा जाए तो बड़े बड़े जब कारखाने लगाए गए, बम्बई, मद्रास, कोलकाता, ऐसी जगहों पे जब बड़े बड़े उद्योग लगाए गए, तो एक सोचने वाली बात यह है कि इतने उद्योगों के लिए मजदूर कहाँ से आते होंगे। तो सबसे पहले तो जहाँ पे, जिस एरिया में वो मिल लगाया गया है, कारखाना लगाया गया है, मशीनीकरण हुआ है, उसके आसपास के जिलों से मजदूर आते थे। उसके बाद फिर जैसे जैसे इसका विकास होता गया, लोग दूर से मजदूर, जैसे जैसे लोगों को पता चला इसका विकास हुआ, दूर दूर से मजदूर आते गए और उनका विकास, मिलों का विकास होता गया। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हम आगे चलते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उपनिवेशों में औद्योगिकरण। उपनिवेश जो थे, उनमें किस प्रकार से औद्योगिकरण हुआ, तो सबसे पहले हम अपने भारत की बात करते हैं। भारत हमारा इंग्लैंड का उपनिवेश था। भारत में किस प्रकार से उद्योग लगाए गए और ये उस उपनिवेश में किस प्रकार से औद्योगिकरण किया गया, तो बच्चों देखते हैं इसको। भारतीय कपड़े का युग स्टार्ट होता है कब, मशीन उद्योग से पहले, जब मशीन हमारे देश में नहीं आई थी, उसके पहले भारतीय कपड़े का उद्योग किस प्रकार से चल रहा था। लोग शहरों में, घरों में बनाया करते थे कपड़े, मशीनों के माध्यम से नहीं, हथकरघा उद्योग से, चरखा उद्योग से मोटा मोटा सूत काट करके, सूत को पहले चीन के साथ बेचते थे। बच्चों, चीन के साथ हमारे देश का व्यापार बहुत पुराना है, आज का नहीं है, बहुत पुराने सदियों से चला आ रहा है हमारे यहाँ चीन का व्यापार। तो चीन में मोटा मोटा धागा बना करके यहाँ से वो लोग बेचते थे। उसके बाद फिर रेशम और सूती वस्त्रों, रेशम और सूत का उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध था।
भारतीय जो रेशम है इतने अच्छे किस्म का रेशम हुआ करता था कि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी प्रसिद्धि प्राप्त थी। उसके बाद फिर निर्यात के लिए सूरत और मछलीपट्टनम, सूरत कोरोमंडल तट पे है, सूरत और मछलीपट्टनम में बंदरगाह बनाए गए। बच्चों, इसके पहले रोड के माध्यम से, सड़कों के माध्यम से चीज़ों को ले जाना इतना सुगम नहीं था। तब क्या होता था, समुद्र के रास्ते जहाज़ों में भर भर के सामान वो दूसरे देशों को, अदर कंट्री को जाया करता था। हमारे देश में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो इंग्लैंड को जाता था। उसके बाद फिर दूसरा बंदरगाह बनाया गया हुगली नदी पे, कलकत्ता के पास। वहाँ पे बंदरगाह बनाया गया बंगाल में। और ये बंदरगाह बनाए गए, जिन बंदरगाह क्या होते हैं बच्चों, जहाँ पे पानी वाले जहाज रुकते हैं। जैसे हमारे यहाँ बस स्टेशन होता है, प्लेन का स्टेशन होता है, एयरपोर्ट उसे कहते हैं। इसी प्रकार जब हमारे यहाँ पानी वाले जहाज जहाँ पे रुकते हैं उसे बंदरगाह कहते हैं। तो बंदरगाह बनाए गए। इसके बाद कच्चे माल से लेकर के निर्यात तक के सारे काम, जितने भी काम होते थे, कच्चा माल खेतों में तैयार करना, उसका इकट्ठा करके व्यापारियों को बेचना, बंदरगाह तक पहुंचाना, ये सारे काम कौन करता था? भारतीय लोग करते थे। ये सारे काम भारतीय लोग करते थे। परंतु धीरे धीरे यूरोपीय कंपनियां शक्तिशाली होती गईं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब सारा काम भारतीय करते थे तो यूरोपीय कंपनियां कैसे शक्तिशाली हुई? लेकिन भारतीय जो मजदूर जो काम करते थे उनको मजदूरी के एवज में वेतन बहुत कम दिया जाता था। जैसे अगर वेतन, जैसे उस बंदे ने काम किया है 100 रुपए का, तो उसे मुश्किल से 20 या 30 रुपए दिए जाते थे। तो जब उसके काम के एवज का वेतन ही नहीं मिलेगा तो उसकी भरपाई, उसके परिवार का भरण पोषण किस प्रकार से होगा? बहुत ही मुश्किल से हो पा रहा था। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा मुनाफा जो है वो यूरोपीय कंपनियों को जाता था। और यहाँ से 100 रुपए का सामान अगर वो लेकर के जाते थे, कच्चा माल लेकर के जाते थे, तो उसका 80% उनको मुनाफा होता था, बेनिफिट होता था। उसके बाद फिर वो मशीनों से बना करके वही कपड़ा लेकर के यहाँ उपनिवेश में यानी भारतीय बाजारों में लेकर के उसे बेचते थे और अच्छा खासा मुनाफा उन्हें होता था। इस प्रकार फिर इसके लिए उन्होंने बम्बई और कलकत्ता दोनों जगह बंदरगाह बनाए। ये यूरोपीय लोग क्या थे, इंग्लैंड के लोगों ने क्या किया, बम्बई और कलकत्ता दोनों जगह इनके जहाँ जहाँ कोठियाँ थी, फैक्ट्रियाँ थी, वहाँ पर इन लोगों ने बंदरगाह बनाए। बम्बई और कलकत्ता में इनकी कोठी थी, वहाँ पे सारा सामान लेकर के रेल के माध्यम से वो अपनी कोठियों में इकट्ठा करते थे और उसके बाद फिर उस बंदरगाह से पानी वाले जहाज के माध्यम से इंग्लैंड को भेजते थे। उसके बाद फिर वहाँ से रेशम का बड़ा बड़ा सामान निर्यात किया जाता था जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बिकता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा कैसे किया होगा? पहली बात तो आपके मन में ऐसे विचार आ रहे होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा कैसा किया होगा। तो बच्चों ये सोच लीजिए कि उन्होंने हमारे यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप किया। अब आते ही तो कोई डायरेक्ट किसी के ऊपर हस्तक्षेप कर नहीं देगा, राजनीतिक सत्ता हथिया नहीं लेगा, लेकिन धीरे धीरे हमारे देश के राजे रजवाड़े जो थे उनको आपस में लड़ा करके, उनकी कमजोरियों को जान करके फिर उन्होंने अपनी हुकूमत जमाना शुरू किया। और जैसे जैसे उनकी हुकूमत यहाँ पर होने लगी उसके बाद फिर उन लोगों ने हमारे ऊपर राजनीतिक दबाव बनाना शुरू किया। जब पूरी तरह से राजनीतिक दबाव उनका बन गया तो उसके बाद फिर उन लोगों ने हमारे व्यापारिक स्तर पे हर एक जगह पे उन्होंने अपना अधिकार दिखाना शुरू कर दिया। इसी प्रकार से धीरे धीरे उन्होंने भारतीय कपड़े का कंट्रोल किया और हमारे देश के कपड़े को अपने अंडर में ले लिया। हाँ बच्चों, अभी तक आप लोगों ने देखा कि कंपनी को क्या इससे बेनिफिट हुआ। तो कंपनी को तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने लगा, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो किस प्रकार से कंपनी ने हमारे भारत पे, किस प्रकार से भारत के उद्योगों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। तो देखिए पहले इसमें क्या किया इन्होंने, नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू की। प्रबंधन और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू की। वो व्यवस्था क्या थी बच्चों? यह काम जो है एक ऐसा काम था जिसको पूरी तरह से भारतीय लोग करते थे। भारत में बहुत अच्छी किस्म का ये काम भी होता था। इसमें इन्होंने क्या किया, गुमास्ता की नियुक्ति की। गुमास्ता कौन होता था? एक वेतनभोगी अधिकारी होता था जो उस गांव का नहीं होता था,
उस एरिया का नहीं होता था, उस क्षेत्र का नहीं होता था, वो किसी दूसरी जगह का होता था। और वो ऐसा वेतनभोगी कर्मचारी हुआ करता था, ऐसा वेतनभोगी कर्मचारी हुआ करता था जो वेतन के बदले मजदूरों, दस्तकारों, शिल्पकारों पर अपनी निगरानी रखता था। अब बच्चों देखिए, इसके पहले क्या है, सब लोग अपने अपने घरों में काम कर रहे थे, अपने खेतों में काम कर रहे थे, तो उन पे पूरी तरह से अगर देखा जाए तो निगरानी किस प्रकार से रखी जाएगी। गुमास्ता क्या पूरा दिन उनके खेत में खड़ा रहेगा या पूरा दिन उनके घर में बैठा रहेगा? ऐसा तो संभव नहीं था ना। तो इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि गुमास्ता की नियुक्ति की और इससे सक्रिय व्यापारी और दलाल बिचौलिए जो थे वो भी खत्म हो गए, और एक स्थान पे सुनिश्चित किया कि उस स्थान पे एक कोठी टाइप की बनाई गई, उस स्थान पे जो है सभी कर्मचारी आएंगे, वहीं पे अपना काम करेंगे। तो एक जगह सुनिश्चित कर ली गई इसके लिए। फिर देखते हैं बुनकरों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया। अब प्रत्यक्ष जब वहां उनके सामने कोई व्यक्ति काम करेगा तो उस पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखा जा सकता है, लेकिन अगर कोई अदर जगह पे, हर व्यक्ति अलग अलग जगह पे काम करेंगे तो उनके ऊपर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं रखा जा सकता। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो प्रत्यक्ष नियंत्रण रखना असंभव था, लेकिन ये प्रक्रिया जब गुमास्ता की नियुक्ति की गई, सभी लोगों को एक ऑफिस बनाया गया, वहाँ पे एक मिल बनाया गया, वहाँ पे सब लोग काम करने लगे, तो वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से उनके ऊपर नियंत्रण रखा जा सकता था और नियंत्रण रखा जाने लगा। इसके बाद क्या हुआ, दूसरा काम क्या था, कंपनी को माल बेचने के लिए बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ वो उनके साथ अटैचमेंट नहीं कर सकते थे। बुनकर लोग उनके साथ सामान नहीं बेच सकते थे, इस पर नियंत्रण रखा गया। इस पर किस प्रकार से नियंत्रण रखा गया, उनको पेशगी दी जाने लगी। सबसे पहले बुनकरों को पेशगी दी जाने लगी। जब बुनकर पेशगी किया था, एक तरफ से कर्ज था कि जो तुम कच्चा माल अपने खेतों में तैयार करोगे या अपने घरों में जो माल तैयार करोगे, उनमें जो भी आपका खर्च लगेगा, जो भी खर्च आएगा, उस खर्च को तुम इस पैसे से पूरा करना। और लेकिन जब सामान तुम्हारा तैयार हो जाए, माल जब तैयार हो जाए, तो उस माल को बेचना किसी और के साथ आप डील नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ अपने माल को गुमास्ता के साथ ही बेच सकते हो। तो यह डील उनकी पहले ही तय हो जाती थी और गुमास्ता उन्हें पेशगी की रकम पूरी तरह से अदा कर देता था, दे देता था। इसके बाद क्या हुआ, इसके लिए उन्हें पेशगी की रकम पहले ही दी जाती थी। इससे अंग्रेजों को लाभ क्या हुआ, इससे अंग्रेजों को यह लाभ हुआ कि भारतीय कपड़ा मिलों के साथ उनका संपर्क गहरा हो गया, क्योंकि वो पूरी तरह से नियंत्रण में आ गए, पूरी तरह से नियंत्रित हो गए कि जिससे उन्होंने पेशगी की रकम ली है, उसी गुमास्ता को वो अपना व्यापारिक सामान, अपना कच्चा माल बेचेंगे। तो इससे क्या हुआ कि भारतीय जो कपड़ा मिल था उनके साथ उनका संबंध गहरा हो गया, दूसरे खरीदारों से उनका रिश्ता टूट गया। जब दूसरे खरीदारों से रिश्ता टूट जाएगा तो बाजार में जो होड़ लग जाती थी वो भी समाप्त हो गई और बाजार में सक्रिय व्यापारियों की संख्या सीमित रह गई और मनमानी तरीके से वो सामान खरीदने लगे। इसके पहले क्या था कि वो जिसके साथ चाहते थे उसके साथ डील कर लेते थे, तो बाजार में क्रय करने वालों की होड़ लग जाती थी, तो सामान बहुत महंगे रेट में उन्हें खरीदना पड़ता था। अब क्या हुआ, सामान को जितना कम से कम कीमत पे खरीदते थे, क्योंकि जो वर्कर था वो पूरी तरह से मजबूर हो गया था, क्योंकि उसने पेशगी की रकम पहले से ले रखी थी। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो वो पूरी तरह से उनके साथ बंध जाता था पेशगी की रकम लेने के साथ। बच्चों, औद्योगिकरण के युग में जब भारतीय किसानों को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था, इनका माल बहुत ही सस्ते में खरीदा जा रहा था, तब बुनकरों ने क्या किया, इस बुनकर वाले काम को ही छोड़ दिया और खेतों में काम करने लगे। जिनके पास ज्यादा खेत हुआ करते थे उनके खेतों में किसान के रूप में काम करने लगे। कोई भी हो, जब उसके परिवार का भरण पोषण उस व्यवसाय से नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे, व्यवसाय को चेंज करेंगे। तो यही किया था इन लोगों ने, व्यवसाय को चेंज कर दिया और वो बुनकर से किसान बन गए। तो ऐसी सिचुएशन जब आई तो इंग्लैंड के जो
ऑफिसर्स थे, उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, भारत का दौरा किया और जाकर के देखा तो उन्हें पता चला कि भारत में इतनी अच्छी किस्म का रेशम और कपास हो रहा है कि दुनिया में किसी भी देश में इतनी अच्छी किस्म का रेशम और कपास नहीं होता है। तब उन लोगों ने कहा कि अगर इसको ले जाकर के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचा जाएगा तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और इसकी कीमत, इसकी मांग तो कभी घटेगी ही नहीं, इतनी अच्छी किस्म का यहाँ पे कपास और रेशम होता है। तो इस प्रकार से ये स्थिति आई कि लोगों के अंदर लालच बढ़ा। यूरोपीय जो कंपनियां थी उनके अंदर एक लालच बढ़ा कि भारत का रेशम और जो कपास है इसको कच्चा माल खरीद करके अपने यहाँ ले जाएंगे और वहाँ मशीनों में तैयार करके माल पुनः उपनिवेशी बाजारों में यानी भारत के बाजारों में बेचेंगे। तो इस प्रकार से प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी, ये होड़ बढ़ी। उसके बाद लेकिन ये तो स्थिति चलती रही, चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छा सिचुएशन चल रहा था, बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। एक टाइम ऐसा आया 19वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत का जो कपड़ा था, भारत में कपड़े का निर्यात में गिरावट आने लगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब यहाँ से कच्चा माल खरीद के जाने लगा इंग्लैंड से में मशीनों के द्वारा उसका निर्माण करके पुनः भारत के बाजारों में बेचा जाने लगा। और जब मशीन से कोई चीज़ बन करके आएगी तो सॉफ्ट भी होगी ज़्यादा और सस्ते रेट पे मिलेगी। तो इस प्रकार से इंग्लैंड का बना हुआ कपड़ा यहाँ पे सस्ते रेट में मिल रहा था। जब वो सस्ते रेट में मिल रहा था तो भारत के कपड़े को खरीदने के लिए लोगों के पास धन जुटाना उतना मुश्किल होने लगा, तो वो सस्ते कपड़े को जल्दी खरीदने लगे। तो इस प्रकार भारत का बना हुआ कपड़ा खरीदारों की संख्या उनमें कम हो गई, तो उनके जो बिक्री था उस पर गिरावट आने लगी। उसके बाद फिर 1811-12 में जहाँ सूती माल का निर्यात जो है बाजारों में 33% हुआ करता था, वहीं पर 1800 यानी 1850 से 51 तक की जो सिचुएशन थी उसमें 3% ही रह गया। 33% से लेकर के 50 सालों के बीच में, 40 सालों के बीच में देखा जाए तो 3% ही रह गया था उसका व्यापार। इसके कारण क्या थे? भारत में मैनचेस्टर का आना, भारत में यूरोप से, इंग्लैंड से मशीनों का आ जाना। मशीनें जब आ गई, मैनचेस्टर वहां का आ गया तो मशीनों से कपड़ा तैयार होने लगे और अब उन कपड़ों का भारत में निर्यात किया जाने लगा। मशीन से बने हुए कपड़ों का भारत में निर्यात किया जाने लगा। अच्छी किस्म का कपास ना मिल पाना, अब एक सिचुएशन ये भी आती है कि जब अच्छी किस्म का कपास नहीं मिल पा रहा था तो उसकी कंडीशन क्या थी, उसके कारण क्या थे, क्यों नहीं अच्छी किस्म का कपास मिल पा रहा था? तो अमेरिका से जहाँ सबसे अच्छी किस्म का कपास इंग्लैंड खरीदा करता था वहाँ पे गृह युद्ध छिड़ गया, आपस में ही गृह युद्ध छिड़ गया, जिसके कारण कपास की आमद बंद हो गई। और जब कपास वहाँ से आना बंद हो गया तो ब्रिटेन ने भारत से कच्चा माल खरीदने यानी मंगाने लगा। ब्रिटेन भारत से अपने उपनिवेश से कच्चा माल यानी कपास को मंगाने लगा। उसके बाद भारत से कच्चे माल के निर्यात में वृद्धि हुई और इसकी कीमत बढ़ने लगी, इसकी कीमत आसमान छूने लगी, बहुत बढ़ गई इसकी कीमत। तो क्या हुआ? भारतीय बुनकर जो है वो कच्चा माल नहीं खरीद पा रहे थे, इतना महंगा हो गया कच्चा माल यहाँ पे कि भारतीय जो बुनकर थे वो इस माल को खरीद ही नहीं पा रहे थे। ये भी एक सिचुएशन आती है कि भारत में कच्चा माल ना होने की वजह से यहाँ का जो मिल था, जो लघु उद्योग थे वो भी धीरे धीरे बंद होने लगे। बच्चों, भारत में फैक्ट्रियों का आना किस प्रकार से भारत के व्यापार को प्रभावित करता है आप सभी समझ चुके होंगे अब तक कि भारत में जैसे ही मशीनीकरण हुआ, यहाँ पे उद्योग लगाए गए, भारत का लघु उद्योग, कुटीर उद्योग धीरे धीरे करके समाप्त होने के कगार पे आ गया, यानी धीरे धीरे वो बंद होता सा गया। अब देखिए 1854 में पहली बार, 1854 में पहली बार कपड़ा मिल लगाई गई जो बम्बई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना हुई 1854 में। उसके बाद बच्चों 1855 में पहली बार जूट मिल लगाई गई बंगाल में। उसके बाद है तीसरा 1874 में कताई बुनाई मिल मद्रास में लगाई गई, सबसे पहले बंबई में, फिर बंगाल में, उसके बाद फिर मद्रास में। तीन मिलें लगाई गई, पहली 1854 में, दूसरी 1855 में, पहली कब लगाई गई 1854 में, दूसरी 1855 में और तीसरी
1874 में। बच्चों 10th के आंसर लिखने की कोशिश करना, जब भी 10th के आंसर लिखना बोर्ड पेपर में जाना तो कोशिश करना कि पॉइंटों में आंसर देना, पैराग्राफ टाइप में मत लिखना। पॉइंट में अगर देंगे तो आपको उसके पूरे नंबर मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखना। अब देखिए यह उद्योग कौन लगा रहा था और इसकी मंजूरी कहाँ से आ रही थी, कौन मंजूरी दे रहा था इन उद्योगों को लगाने के लिए, और इसमें मजदूर कहाँ से आ रहे थे। पहली बात, उद्योग कौन लगा रहा था, तो उद्योग हमारे भारतीय लगा रहे थे। उद्योग जो लगाने का काम हो रहा तो हमारे भारतीय लोग कर रहे थे। जैसे द्वारकानाथ टैगोर, इन्होंने उद्योगों में बहुत सारा निवेश किया। 1830-40 के दशक में उन्होंने 6 संयुक्त कंपनियां लगाई, 6 संयुक्त कंपनियां लगाई द्वारकानाथ टैगोर ने। उसके बाद जमशेदजी, लुसी वांजी टाटा ने विशाल औद्योगिक साम्राज्य स्थापित कर दिया। विरला उद्योग, विरला जो मारवाड़ी समूह के थे, उन्होंने कपड़ा उद्योग को बढ़ावा दिया, कपड़ा उद्योग को बढ़ावा दिया। अब ये इनके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया, दूसरी बात, तो इनके पास पैसा कहाँ से आया, तो ये पहले शुरू में व्यापार करते थे चीन के साथ। आप सभी को मालूम होगा कि यहाँ से अफीम की खेती होती थी और अफीम यहाँ से चीन को निर्यात की जाती थी और वहाँ से चाय का आयात यहाँ पे किया जाता था, और यहाँ से चाय आने के बाद डायरेक्ट वो इंग्लैंड को सप्लाई की जाती थी चाय। तो इसके बाद फिर रेशम को भारत से निर्यात किया जाता था, इंग्लैंड रेशम जाता था, तो रेशम से बहुत सारा पैसा हमारे यहाँ आया। तो इन उद्योगपति जो जिन लोगों ने उद्योग लगाए, तो इसी प्रकार से इन्होंने पैसा इकट्ठा किया, धन इकट्ठा किया और उसके बाद फिर हमारे यहाँ निवेश किया, हमारे यहाँ उद्योग लगाए, जिससे भारतीय लोगों को रोजगार मिला। तो बच्चों ये चैप्टर का दूसरा पार्ट है, अभी ये चैप्टर समाप्त नहीं होता है, ये सेकंड पार्ट है। इसके बाद हम थर्ड पार्ट बनाएंगे जिसमें चैप्टर को फिनिश करेंगे। चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरह से आपको समझ में आ जाए, इसलिए इसका थर्ड पार्ट भी देखिएगा, और थर्ड पार्ट जब आप देख लेंगे तो पूरा चैप्टर आपके समझ में आ जाएगा। बच्चों इसको यहीं से समाप्त करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और ज़्यादा लंबा वीडियो बनने से ज़्यादा टाइम लगता है और फिर आप लोग पूरा देखते नहीं हैं। तो इसलिए आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखा करिए, और आपके जो दोस्त हैं पढ़ने वाले उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करना, और जितनी भी कहीं भी अगर आपको इसमें डाउट रह जाता है कोई क्वेश्चन में, तो उसे कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछना, हम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।